नमस्कार। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर क्या बोले पंजाब के नेता। सिद्धू ने कांग्रेस के लिए प्रचार से क्यों किया मना। मूसेवाला मर्डर किसकी गलती का परिणाम है और 14 वर्ष चंडीगढ़ के बहुचर्चित मर्डर केस से कैसे उठा पर्दा। हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से अंततः राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और इसी के साथ यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट अब सबसे हॉट सीट बन गई। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद लोकसभा से वो राज्यसभा चले गई हैं। रायबरेली सीट पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। यहां से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी, लेकिन मोहर राहुल गांधी के नाम पर लगी। किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बड़े इंतजार के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की खाली हुई सीट रायबरेली से नामांकन भरा और उस अमेठी सीट को किशोरी लाल शर्मा के हवाले छोड़ाए, जहां से जनता ने सिर्फ पिछले चुनाव में उन्हें नकार दिया था। इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंची। लोगों ने पूछा, प्रियंका क्यों नहीं चुनाव लड़ रही? किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया। शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। प्रियंका जी नहीं लड़ रही हैं, ये तो कमाल हो गया। उधर हवाई अड्डे से गांधी परिवार का काफिला दो हिस्सों में बंट गया। सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी को लेकर रायबरेली गई। प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा का नामांकन दाखिल कराने अमेठी पहुंची। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो रायबरेली का रुख करेंगे। एक तरीके से स्प्लिट हुआ है और यहाँ पे प्रियंका गांधी अमेठी केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रही है। अमेठी में एक रथ सजाया गया था। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच किशोरी लाल शर्मा का परिचय कराया और जिताने की अपील की। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। इधर अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने पर्चा भरा, उधर रायबरेली में राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा भी दिखे। पर्चा दाखिल करने के बाद जब राहुल का काफिला रवाना होने लगा तो प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस दोनों सीटें जीतने जा रही है। तो कैसे लग रहा है आपको रायबरेली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ। भैया यहाँ से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ। रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर क्या उम्मीद है? दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप लोग? उम्मीद है पक्का जीतेंगे। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूजन के साथ साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग शुरू कर दी और बीजेपी वालों ने सियासी हमले। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? दरअसल राहुल गांधी 2019 में वायनाड से ही जीते थे। इस बार भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर देश के सबसे बड़े सूबे और कांग्रेस पार्टी का आधार रहे उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली को सूना छोड़ने का साहस कांग्रेस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से लड़ना नहीं चाहते थे। सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दी थी। ऐसे में ना जाने कांग्रेस ने कैसी सियासी बिसात की सोची कि नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी।
वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। चुनावी संग्राम से पहले दावे और वादे दोनों तरफ से जारी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 20 साल से जिस रायबरेली को सोनिया गांधी की सियासत की लत लगी है, वहां इस बार कमल खिल पाएगा या इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ हाथ कमाल कर जाएगा। आज तक ब्यूरो। इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ही इकलौते ऐसे बड़े नेता हैं जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राजनीतिक माहौल भी गर्म है। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। उनका घर है, उनके परिवार वाले, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्हें डर सता रहा है उनको। बीजेपी ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, मैं ਇੱਥੇ लड़ना। पंजाब में राजनीति से किनारा कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से कांग्रेस के लिए प्रचार कैंपेन करेंगे या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। 24 घंटे पहले नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि अगले 2 से 3 दिनों में सिद्धू फिर से अमृतसर में प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। पर अब सिद्धू के पुराने साथी और कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरजीत सिंह धिमन ने दावा किया है कि सिद्धू अब कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उनकी पूरी टीम को कांग्रेस दोबारा पार्टी में अगर शामिल करती है तभी करेंगे, पूरा मान सम्मान मिलेगा तभी करेंगे। सुरजीत सिंह धिमान ने बताया कि आज पटियाला के घर पर सिद्धू ने अपनी कोर टीम के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सारी बातें कही। आपको बता दें कि बीते दिनों सिद्धू के बाकी तेवरों के चलते कांग्रेस प्रधान वडिंग ने सिद्धू के कई साथियों को पार्टी से बाहर कर दिया था। सर, कैसी स्थिति है? अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे क्योंकि फिलहाल उन्होंने दूरियां बना रखी हैं। देखो, सब तो वड्डी गल ये है कि मैं भी सुन रहा कि पंजाब की जिहड़ी साडी कांग्रेस है लीडरशिप है, वो एक प्रचार कर रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी थोड़े दिनों के प्रचार करते नज़र आउणगे। और साडी अज गल हुई, जिन्ना साडा ग्रुप है, 6-7 बंदे सी ग्रुप है जिहड़ा सिद्धू साहब दा, अज बिल्कुल साडी स्पष्ट तौर पर गल हुई है। असीं उन्हां नाल गल करी सिद्धू साहब नाल, वो कहते भी जिन्ना चिर तक जिहड़ा मेरा ग्रुप है ਜਾਂ मेरे साथी ने उन्होंने ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ हाई कमांड बुला के मान सम्मान नहीं दिंदी, बहाल नहीं करती, उन्ना चिर तक असीं किसी भी चोण रैली च हिस्सा नहीं लवांगे, असीं चोण प्रचार नहीं करांगे। सर, कैसा मान सम्मान चाहिए? मतलब कि क्या दिक्कत आ रही है? जो कितने लोग हो आप, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? असीं लगभग 7 लोग हाँ। दिक्कत ये आ रही है कि कुछ तो साथियों को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया हुआ है या पार्टी तो निकाला हुआ है ना, और कुछ साथी जिवें मान सेठ साहब ने, 2-3 साथी होर ने जिहड़े कांग्रेस पार्टी दे विच हैगे पर कांग्रेस पार्टी ने कड्ढे नहीं हैगे, वो एक ग्रुप के तौर पर असीं काम कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चल रहे हैं जो 7 लोग हैं आप? जिहड़े भी हाँ सिद्धू दे नाल चल रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस के कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने पर्यावरण और जन समस्याओं को लेकर चर्चा की। चन्नी और संत सीचेवाल की मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। हम आपको ये बता दें कि संत बलबीर सिंह सीचेवाल जालंधर और कपूरथला के रूरल एरिया में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वहीं पंजाब में लोग उन्हें काफ़ी मानते हैं। चन्नी की इस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चन्नी जालंधर के नकोदर, शाहकोट, मेहतरपुर, बेलगा के वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। बठिंडा की लोकसभा सीट पंजाब की हॉट सीट्स में से एक है, जहां अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, बीजेपी से परमपाल कौर, कांग्रेस से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरमीत सिंह खुडिया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक दंगल में अकाली दल से कांग्रेस में शामिल हुए जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू ने आज तक से बातचीत में अकाली दल पर हमला बोला। वो बोले विकास कार्यों के नाम पर
सिमरत बादल लोगों से झूठ बोल रही हैं, केंद्र सरकार के कामों को अकाली दल की उपलब्धि के तौर पर जनता में पेश कर रही हैं। कुणाल बंसल हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। मोहिंदर सिद्धू ने क्या कुछ और कहा, सुनिए। बठिंडा लोकसभा सीट जो पंजाब की सबसे चर्चित सीट है, इस सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू इस वक्त हमारे साथ है। सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। सिद्धू साहब, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और किस मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांग रहे हो? देखिए जी कि मेरे को मेरी पार्टी कांग्रेस ने बठिंडा पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाया है। सो पिछले लगभग 10-12 दिन से हम गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो मैं समझता हूं कि ये मुद्दों की लड़ाई है और जो काम कांग्रेस ने जब भी सरकार बनी है सेंटर में लोगों के लिए की है, और जो नॉन परफॉर्मेंस यहाँ की एमपी की रही है और नॉन परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उनको लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग अब समझ गए हैं कि भाई किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही लोगों की बात की है, इसलिए वो हमें वोट डालेंगे। अच्छा, मौजूदा एमपी हरसिमरत कौर बादल ने पिछले दिनों ये बात कही भी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने, कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, अकाली दल पार्टी ने जिन्हें निकाला था पार्टी से। कि किसी ने किसी को निकाला नहीं, खुद छोड़ के गए, हम खुद छोड़ के पार्टी को आए हैं, इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनकी तो आदत है कि लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। सो लोग भी समझते हैं और लोग मेरे को इतना प्यार और साथ दे रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा बखलावट में है। एक बात और, उनका कहा भी फादर इन लॉ उनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, रिफाइनरी लेके आए, वो बठिंडा एम्स लेके आए। आप बड़ा मुद्दा क्या रखते हैं? लगता है भी एम्स का इफेक्ट पड़ेगा? एम्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा? एम्स आ गया है, लोगों को फैसिलिटी मेडिकल की मिल रही है, पर वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंटर सरकार, एम्स सेंटर सरकार, रिफाइनरी सेंटर सरकार। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये तो सारा सेंटर सरकार की पॉलिसी और उनके फंड्स के साथ पंजाब में ये काम हुआ है। इन्होंने थोड़े किया है। मेरे को दिखा दें कहीं इन्होंने चिट्ठी लिखी हो सेंट्रल सरकार को, जहाँ इन्होंने कोई फैसला लिया हो जिससे अपने इन लोगों को यहाँ कुछ न कुछ लाभ मिला हो। आप चुनौती क्या मानते हैं? मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने कहा भी हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, श्रोमणी अकाली दल का मुकाबला कांग्रेस के साथ है, तीसरे चौथे नंबर पे बीजेपी और आप। चलो अच्छी बात है अगर वो समझते हैं कि मैं मुकाबले में हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा मुकाबला खुद के साथ है और इस अब की स्थिति ये है कि कांग्रेस नंबर 1 पे है, उसके बाद नीचे कौन है 2, 3, 4 पे इररिलेवेंट है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, लोगों पे फोकस कर रहा हूँ। सो मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। जीत महेंद्र सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के बठिंडा लोकसभा सीट से उम्मीदवार है, उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ हैं, उनका समर्थन मिल रहा है और वो भी आने वाले दिनों में उनके हक में प्रचार करते हुए जरूर दिखाई देंगे। कुणाल बंसल, आज तक, बठिंडा। चंडीगढ़ में 14 वर्ष पहले हुई नेहा अहलावत की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई। आरोपी ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दरिंदगी की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तीन लड़कियों का कत्ल, 14 साल चली तफ्तीश, 800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, 100 से ज्यादा लोगों की डीएनए जांच और फिर गिरफ्त में आया एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर। 14 साल पहले 30 जुलाई 2010 चंडीगढ़। एक सीरियल रेपिस्ट कम सीरियल किलर की सिहरन पैदा करने वाली इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 14 साल पहले हुई, जब सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में एक दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को बेचैन कर दिया। हुआ यूं
कि सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एमबीए स्टूडेंट नेहा अहलावत शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली। आमतौर पर वो रात के 9 बजे तक वापस लौट आती थी, लेकिन इस रोज न तो वो वापस लौटी और न ही उसका फोन लग रहा था, बल्कि नेहा का मोबाइल फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। इस पर घर वालों ने पहले अपने तौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश की। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो वो आधी रात को सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। परिवार ने रिपोर्ट तो लिखवा दी, लेकिन अपने तौर पर नेहा को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। और फिर इसके कुछ ही देर बाद उन्हें जोर का झटका लगा जब सेक्टर 38 के करंट टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई दी। डराने वाली बात यह थी कि स्कूटी पर खून के छींटे लगे थे। अब घर वालों ने आसपास के पूरे इलाके में और भी बेसब्री से नेहा की तलाश आगे बढ़ाई और तब घर वालों को वो मंजर दिखा जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। टैक्सी स्टैंड से थोड़ी ही दूर झाड़ियों में नेहा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ और बिना कपड़ों की लाश। हाल ही में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरप्रीत कौर ने अपने इलाके में अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल मंगवाई और इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस में कातिल की मोडस ऑपरेंडी 2 साल पहले हुए मनदीप मर्डर केस से बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी कातिल ने दोनों ही मामलों में जिस तरह से एक अकेली लड़की और महिला को टारगेट किया, पहले उन्हें अगवा किया, उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया और जिस तरह से उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी, वो दोनों केस में बिल्कुल सेम टू सेम यानी कॉमन था। ऐसे में अब पुलिस ने इन दोनों ही केसेस को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों ही केस सालों से पुलिस के लिए चुनौती तो बने ही थे। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश आखिरकार तब रंग लाई जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। जी हां, मनदीप कौर की लाश यानी 12 जनवरी 2022 को हुई वारदात से। यह अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जिस कातिल को पिछले करीब 1.5 साल से ढूंढ कर चंडीगढ़ पुलिस हलकान हुई जा रही थी, वो कातिल कहीं आसपास का ही रहने वाला था और कत्ल के बाद भी वहीं मौजूद था। लेकिन ये तो बस पहली कामयाबी थी। पुलिस को दूसरी और एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा अहलावत की लाश पर से कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से भी हूबहू मिल गया। यानी ये शख्स जो भी था, उसी ने पहले नेहा की और फिर उसके 10 साल बाद मनदीप की हत्या की थी। अब पुलिस इंतजार करती रही और साथ ही अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया कि अगर उन्हें मोनू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो फौरन पुलिस को खबर दें। हुआ भी वही। करीब 6 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ लौटा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस की माने तो फिलहाल उसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस का पता चला है, जिनमें रेप और मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ मामले भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि उसने इन 3 रेप और हत्या की वारदात के अलावा क्या और भी ऐसे अपराधों को अंजाम दिया है जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। चंडीगढ़ का 2010 का हाई प्रोफाइल केस नेहा मर्डर केस, उसके बाद 2022 का मलोया का मर्डर केस, रेप केस और 2008 का चंबा का केस, तीनों का मुख्य आरोपी साइको किलर मोनू आज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने 2 दिन का रिमांड लिया है और उसके बाद सैंपल्स मैच कर तीनों केस को इंटरलिंक कर 14 साल पुराना मामला, 2008 का चंबा का मामला और 2022 का मलोआ का मामला जिसमें रेप और हत्या की गई, तीनों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। वैसे इन दिनों देश भर में चुनाव के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। इस बीच संगरूर में भी लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का अनोखा रंग देखने को मिला, जहां मनमोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम वोटरों को जागरूक करने के लिए साइकिल से सभी 13 हलकों की यात्रा कर रहा है।
पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं। चुनाव के दौरान देश के हर रंग में मानो चुनावी रंग घुल गया है। वो वक्त और था जब प्रचार बस सड़कों रैलियों तक सीमित रहता था। अब प्रचार के लिए नए नए और अनोखे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए एक ऐसा ही अनोखा तरीका अख्तियार किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने संगरूर के सुनाम से ताल्लुक रखने वाले मनमोहन सिंह को फर्स्ट टाइम वोटरों को वोट के लिए प्रेरित करने का जिम्मा सौंपा है। मनमोहन सिंह एक साइकिलिस्ट हैं जो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। सर मैं ਹੁਣ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। मनमोहन सिंह इस चुनावी सफर पर निकलने से पहले भी साइकिल से श्रीनगर से कन्याकुमारी, सुनाम से लेह लद्दाख, भारत चीन बॉर्डर समेत कई जगहों की यात्रा कर चुके हैं और अब पंजाब के 13 हलकों को कवर करने के लिए निकले हैं। संगरूर के डीसी जितेंद्र जोरवाल सिंह के मुताबिक इस सफर में सभी हलकों में उनके ठहरने और मेडिकल चेकअप के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मनमोहन सिंह जी जो सुनाम के वासी हैं जिला संगरूर के, उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से ये मैंडेट होता है कि स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत हम वोटर्स को जागरूक करें, जिस करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अपने जो संवैधानिक हक है वोट देने का उसका इस्तेमाल करें और एक डेमोक्रेसी के अंदर एक अच्छी चुनी हुई सरकार को जो है पावर मिलाएं। इसके तहत हमने लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो आएँ और वोट करें। मनमोहन सिंह जी को जो कि सुनाम में रहते हैं उनको हमने एंगेज किया है। इन्होंने जो है कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक अपना साइकिल का सफ़र करा हुआ है। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर मनमोहन सिंह अपने मिशन पर निकल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मनमोहन सिंह की मेहनत इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाती है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका आज तक पंजाब में। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी संतूर वादक से जिसकी उम्र महज 14 वर्ष, और जब वो संतूर पर सुरों को आवाज़ देती हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। हम आपको बता दें कि अविनूर कौर अमृतसर की पहली संतूर वादिका हैं जो इस कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट को बजाती हैं। आप भी देखिए अविनूर के इस हुनर। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।